नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले यूपीएससी सीएससी 2020 के मेंस एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आपको मालूम होगा, हम स्टडी आईक्यू पे रन कर रहे हैं एक क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो आने वाले यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है तो उस केस में आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ऑल्सो यदि आप अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये एक काफ़ी अच्छी फाउंडेशन बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस होती हैं जो कि ओवर द ईयर्स रिपीट होती हैं। ये वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा यदि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स या फिर मेंस को लेके सीरियस हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम कुछ जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दे हैव टू डू विद जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका के साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे ना। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स, ये मेंस एग्जाम के लिए है। इसमें फैक्ट्स के ऊपर फोकस कम रहता है, ज़्यादा फोकस रहता है एनालिसिस के ऊपर। फैक्ट्स आर लेस, एनालिसिस इज मच मोर। इसमें आपके माइंड को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की जाएगी सो दैट आपको किसी टॉपिक की अगर एनालिसिस करनी पड़े तो किस तरीके से उसे अप्रोच करना पड़ता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें यदि आप आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 वाले। आपकी मेहनत को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है सब्जेक्ट वाइज मैनर में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को बाय करें, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले की। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था इस बार ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इनफैक्ट ये जो सबसे फेमस केस था इस बार रहा था लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को लेके, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बाद, सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है, यानी कि कोर्ट अपने आप से, कोई थर्ड पार्टी ने केस नहीं किया है, एक कोर्ट है, एक उसके बाद प्रशांत भूषण है और कोई नहीं है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है जिसने कोर्ट को अप्रोच करके ये बोला कि प्रशांत भूषण के ऊपर केस कीजिए। कोर्ट ने अपने आप से ये डिसाइड किया कि हम प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाने वाले हैं। इसको कहा जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है, यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस किया प्रशांत भूषण के ऊपर। इनफैक्ट केवल यही नहीं, एक और काफ़ी फेमस लॉयर हैं, ऑल्दो नॉट एज फेमस एज प्रशांत भूषण, जिनका नाम है यतिन ओझा। इनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर से चर्चा में रहा था। इसीलिए, और ये जो लॉयर की बात कर रहा हूँ यतिन ओझा, ये बिलोंग करते हैं गुजरात हाई कोर्ट को। यहाँ पे हम इसमें बात करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पूरा टॉपिक है भारत में, उसको लेके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या वजह है कि ये सारी इसको लेके इतनी चर्चा हुई। इनफैक्ट कई सारे प्लेसेस में आपको ऐसा भी सुनने को मिला था कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कम होती जा रही है, या फिर जुडिशरी इम्पार्शली काम नहीं कर रही है, जुडिशरी बायस तरीके से काम कर रही है। ये सभी चीज़ें जो हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस एक मामले की वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ठीक है। हम बात करेंगे। Recently Supreme Court has held the lawyer activist प्रशांत भूषण as guilty of contempt of court। और प्रशांत भूषण को guilty of contempt of court इसलिए हेल्ड किया गया था बिकॉज इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्वीट्स डाले थे विच वर डायरेक्टली टारगेटिंग द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं बोबडे जी, उनको इन्होंने टारगेट किया, ठीक है, न्यायाधीश को टारगेट करते हुए, मुख्य न्यायाधीश को। इनफैक्ट इन्होंने कुछ कमेंट्स रखे थे कि ये मास्क नहीं पहन रहे हैं और जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ कमेंट्स थे। इन्होंने कहीं पर भी जुडिशरी के ऊपर किसी तरह का निशाना नहीं साधा। इन्होंने केवल ये बोला था कि इनको मास्क पहनना चाहिए और जुडिशरी की जो पेंडेंसी है उसको लेके कुछ करना चाहिए। जो कमेंट्स थे वो डायरेक्टली आए थे असल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी के अगेंस्ट, ठीक है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और हम इस चीज़ की एनालिसिस करें, सबसे पहले आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए और ये आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। कभी भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी में कभी भी कोई भी आंसर लिख रहे हैं, आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि आप एग्जामिनर को एक बार
अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप एग्जामिनर का ध्यान खींचना चाहते हैं कि जी हाँ मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, इसके बाद मैं इसकी एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो यही जिस तरीके से हम आपके साथ प्रोसीड कर रहे हैं, सेम वे यू हैव टू प्रोसीड इन द एग्जामिनेशन हॉल। पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अगर ब्रीफली बताना चाहूँ। सो इंट्रोडक्शन करने का जो एक सबसे आसान और सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वो है किसी चीज़ की डेफिनेशन को देना, ठीक है। इसके बाद कोई नंबर्स आप लिस्ट कर सकते हैं। नंबर्स वाला जो चीज़ है वो पॉलिटी में वर्क नहीं करता, बिकॉज पॉलिटी में क्या नंबर्स लिस्ट करेंगे। इकोनॉमी के केस में आप हमेशा कुछ नंबर्स लिस्ट कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इशू की एनालिसिस से स्टार्ट करना इज़ नॉट अ गुड वे। डेफिनेशन या फिर कुछ नंबर्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स से स्टार्ट करना इज़ ऑलवेज अ सजेस्टेड मैनर, सो दैट आप एग्जामिनर का ध्यान खींच सकें, राइट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ व्हाट इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो सबसे पहले तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली बड़ी सिंपल है। कॉन्टेम्प्ट यानी कि अवमानना, इसका मतलब होता है ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। आपने किसी कोर्ट की अथॉरिटी या फिर उसकी डिग्निटी को किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट दिखाई है। इसको लेके हमारे कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 129 है और आर्टिकल 215 ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ़र्क क्या है कि आर्टिकल 129 में जो शक्तियां हैं वो संविधान ने दे रखी हैं सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, द पावर टू पनिश कॉन्टेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसकी अवमानना हुई है तो वो अपने आप से उस पर्टिकुलर इंसान को पनिश कर सकती है, सज़ा दे सकती है। सिमिलरली आर्टिकल 215 में ये सेम पावर दी गई है, लेकिन उच्च न्यायालयों को दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को 129 में दी गई है। इसके बाद एक पर्टिकुलर बिल भी है जिसको पास किया गया था 1971 का, हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, कानून भी है, जिसमें कॉन्टेम्प्ट को परिभाषित किया गया है, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल 129 और 215 में कहीं पर भी कॉन्टेम्प्ट की डेफिनेशन नहीं है। 129 और 215 में क्या है, उसमें केवल ये प्रावधान दिया गया है कि आपके पास शक्ति है, आप सज़ा दे सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट क्या है ये डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, जो कि 1971 वाला एक्ट है। और इसमें कॉन्टेम्प्ट को 2 भागों में बांटा भी गया है, यानी कि एक सिविल कॉन्टेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट होता है। ये दोनों क्या होते हैं इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। सो सिविल कॉन्टेम्प्ट काफ़ी आसान है, यानी कि आपने विलफुली अपने, मान लीजिए आपको न्यायालय ने कोई आदेश दिया और आपने जानबूझकर उसका पालना नहीं की, तो इसको कहा जाता है विलफुल डिसोबीडियंस, ठीक है। सो विलफुल डिसोबीडियंस अगर आपने नहीं की है तो उस केस में सिविल कॉन्टेम्प्ट होता है। सिविल कॉन्टेम्प्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन आपको शायद कोई हर्जाना पे करना पड़ सकता है, आपको शायद कोई फाइन पे करना पड़ सकता है। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ पब्लिश कर दिया, ठीक है, और वो पब्लिकेशन कैसे भी हो सकती है। पब्लिकेशन यानी कि आपने किसी किताब में लिख दिया, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन कोई इमेज में डाल दिया, या फिर किसी साइन के थ्रू कर दिया, या फिर कुछ बोल के कर दिया, ठीक है, कहीं पे लिख के कर दिया। ये सभी चीज़ें पब्लिकेशन के दायरे में फॉल करती हैं। ऑफ एनी मैटर, किसी भी तरह का ऐसा मुद्दा जो कि ये 3 काम करता हो, ठीक है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इज दैट क्लियर? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वाइड है। सो इस केस में अगर कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पे कोर्ट की अथॉरिटी स्कैंडलाइज हुई है, ठीक है, या फिर जिसकी वजह से उसके अंदर पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो सकता है जुडिशरी के अंदर। सेकेंडली, अगर यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ किसी तरह का प्रेजुडाइज हुआ है, या फिर इंटरफेरेंस हुआ है, दखल अंदाजी हुई है, ठीक है, या फिर इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो यहाँ पे जो न्याय का प्रशासन हम कह सकते हैं, जस्टिस की डिलीवरी में अगर किसी तरीके की परेशानी आई है बिकॉज ऑफ सो एंड सो पर्सन, तो उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। सो ये कब होता है? अगर आप कुछ पब्लिश करते हैं जिसका अल्टीमेट रिजल्ट इन तीनों में से कोई एक निकल कर आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी होता है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेशन में ये भी समझना होगा कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और एक्सेप्शंस देनी इसलिए ज़रूरी थी सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट इस पर्टिकुलर पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लग जाए। सो एक्सेप्शंस भी इंक्लूड की गई हैं, और एक्सेप्शंस क्या है? मान लीजिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग हुआ है, यानी कि एकदम सटीक रिपोर्टिंग हुआ है, जैसा हुआ है वैसा ही बताया गया है, तो उसको कॉन्टेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इवन दो अगर उस केस में जुडिशरी को बुरा लगे, लेकिन अगर फेयर रिपोर्टिंग हुई है तो उसको कॉन्टेम्प्ट नहीं माना जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई फेयर क्रिटिसिज्म हुआ है, यानी कि सोचा समझा आलोचना की गई है, तो उस केस में
उसको भी क्रिटिसिज्म नहीं, उसको भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब कई सारे केसेस ऐसे होते हैं ऑब्वियसली, जब दो पार्टियां, मान लीजिए पार्टी 1 और पार्टी 2 कोर्ट में लड़ रही हैं, ठीक है। सो जब ये कोर्ट में लड़ रही हैं तो ऑब्वियसली एक की हार होगी और एक की जीत होगी। सो पार्टी 1, मान लीजिए पार्टी 1 जीत जाती है, पहली पार्टी जीत जाती है और सेकेंड पार्टी जो है ये लूज कर जाती है। इस केस में इट इज़ ऑब्वियस कि जो लूजिंग पार्टी है वो कुछ ना कुछ बोल सकती है अगेंस्ट द पार्टी 1 और इवन अगेंस्ट द कोर्ट भी कुछ बोल सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक वो क्रिटिसिज्म फेयर है तो उस चीज़ को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, ना तो सिविल कॉन्टेम्प्ट ना ही क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अब तीसरा केस, अगर पब्लिकेशन और अदर एक्ट इज मेयरली अ डेफेमेटरी अटैक ऑन द जज एंड इज नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इनफैक्ट जो प्रशांत भूषण वाला केस था वो असल में यहीं पे आके अटका हुआ था, बिकॉज प्रशांत भूषण ने यह कहा कि मैंने तो डायरेक्टली एक जज के ऊपर अटैक किया है, मैंने किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दखल अंदाजी नहीं की है, तो मेरे ऊपर ये वाली जो चीज़ है लागू नहीं होती है। सो अगर वो केवल एक जज के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस केस में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में करी गई थी सन 2006 में, वो ये था कि ट्रुथ को भी एक वैलिड डिफेंस माना गया था, यानी कि अगर कोई चीज़ सच है तो उसको भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्शंस दी गई हैं। सो इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पे एक बैलेंस्ड परिभाषा तो दी गई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगता है कि इसको लेके कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। और इश्यूज क्या हैं वो देख लेते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुल मिला के 4 इश्यूज। सबसे पहला इशू क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट इन इंडिया। ये काफ़ी वाइड है और क्योंकि वाइड है तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यानी कि कोर्ट को जहाँ लगता है, कोर्ट को जहाँ लगता है वो अपने अनुसार बेसिकली उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेती है और उसके अनुसार वो सुओ मोटो कॉग्निसेंस कर लेती है, जिसके चलते जो कंटेम्नर है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो ये डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा सा और सटीक और ज़्यादा टू द पॉइंट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, लिमिटेड राइट टू अपील है। इसमें क्या होता है, अगर एक पर्सन कन्विक्ट हो चुका है सो ही हैज़ द राइट टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन बट प्ली इज डिसाइडेड इन चेंबर्स बाय द बेंच यूजुअली विदाउट हियरिंग द कंटेम्नर। सो उसकी जो रिव्यू पिटिशन होता है कि मेरे जो आपने फैसला ले लिया है मान लीजिए कंटेम्प्ट का, तो उसके खिलाफ अगर मान लीजिए जो इंसान है जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, अगर उसको रिव्यू पिटिशन फाइल करना है, उसका जो फैसला है कि रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, सो वो एक बेंच डिसाइड करता है जिसमें कि कंटेम्नर को सुना नहीं जाता, ठीक है। केवल उसका जो रिव्यू पिटिशन है उसको पढ़कर ही डिसाइड किया जाएगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि आप उसको प्रॉपरली जो राइट टू प्रॉपर हियरिंग है वो उसको नहीं मिल रही है। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इसमें एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट होती है। ऑब्वियसली कल को मान लीजिए कुछ ना किसी ऐसे इंसान ने कुछ बोल दिया जो कि एग्जीक्यूटिव को बिलोंग करता है, ठीक है। सो उस केस में अगर जुडिशरी उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू कर दे, सो उस केस में वो एग्जीक्यूटिव को ब्लैकमेल भी कर सकती है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो जुडिशरी के पास हैं। एंड फाइनली, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस की बात करें, किस तरीके से बाकी देशों में काम होता है, सो जो बाकी देशों में स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का ऑफेंस है, इसको बहुत देर पहले ही रद्द कर दिया गया था। स्पेशली अगर हम बात करते हैं यूएसए में, कनाडा में और इंग्लैंड में। इनफैक्ट हमारा जो कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो मैक्सिमम इंग्लैंड से ही प्रभावित है। सो उन्होंने भी अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में काफ़ी सारे बदलाव ले आए थे और टाइम पे ही ले आए थे, तो हमने इन चीज़ों को अभी भी बदला नहीं है। सो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, वो शायद सॉल्व हो सकती हैं। इसमें देखिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, जब अब हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इंट्रोडक्शन हमने कवर कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो मेन बॉडी है वो डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द वेरियस इश्यूज़। अब बात आती है कंक्लूजन की। सो कंक्लूजन में आप ये नहीं बोल सकते कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दो, आप प्रावधान ही खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। कंक्लूजन में आपको क्या बोलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रिक्वायर्ड प्रोविजन है, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यायपालिका को फंक्शन करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान होना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन अगर उसमें सुधार लाए जाएं तो ये बेहतर होगा। इसी तरीके से हमारी न्यायपालिका और बेहतर तरीके से कामकाज कर सकती है, ठीक है। और इसमें जो लोगों का विश्वास है न्यायपालिका में वो भी और बेहतर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको बात करनी है कंक्लूजन में। ऐसी चीज़ कभी भी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, कभी भी कोई एक्सट्रीमली ये नहीं बोलना कि जी नहीं इसको खत्म कर दो आप, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ जजेस का। इसको लेके
सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके शायद क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये मुद्दा ऑलमोस्ट हर साल चर्चा में रहता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को लेके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इस केस में कई सारे प्रोविजंस हैं जिसके बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। इनफैक्ट केवल यही बात नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखें 2014 और 2017 दोनों बार सवाल आ चुका है यूपीएससी में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है जिसको लेके सवाल दोबारा पूछा जा सकता है। ये चर्चा में क्यों था, इसको समझ लेते हैं। सो रिसेंटली आप देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो, दिस इज़ द फोटो ऑफ जस्टिस ताहिल रमानी। ठीक है, ये जो है ये चीफ जस्टिस थी मद्रास हाई कोर्ट की। इनको अनटाइमली ट्रांसफ़र किया गया टू मेघालय हाई कोर्ट। ठीक है, इनको अनटाइमली ट्रांसफ़र किया गया, जिसके चलते एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई कि इनको सडनली ट्रांसफ़र क्यों किया गया। सो आपको मालूम है कि अपॉइंटमेंट्स हों, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र्स हों, कौन देखता है ये इंडिया में? इंडिया में इसको देखता है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम के द्वारा इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। क्लियर है ये बात? अब कोलिजियम जो है इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने रेकमेंड किया था कि जस्टिस ताहिल रमानी को मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इनफैक्ट जब इनकी ट्रांसफ़र लेटर इनको मिल जाती है उसके बाद इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि इनके ट्रांसफ़र को रिकन्सिडर किया जाए, लेकिन जब इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया तो उस केस में इन्होंने रिस्पॉन्स में क्या किया, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट। आप देख सकते हैं ये वाली खबर यहाँ पे सितंबर 21, 2019। खबर पिछले साल की है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वीके ताहिल रमानी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब मुद्दा यहाँ पे ये आया था कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है क्या वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, क्या उसमें पारदर्शिता है या नहीं है। इस चीज़ को लेके बातचीत हम करेंगे आपके साथ। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस, उसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 222 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 222 है और इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ट्रांसफर करने वाली अथॉरिटी ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है, अपॉइंटिंग करने वाली अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट ही होती है और ट्रांसफर करने वाली अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट ही होती है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 217 provides that the president shall hold consultation with the chief justice of India, governor of the state, and in case of appointment of a judge other than chief justice, the chief justice of the high court will also be, यहाँ पे उनके साथ भी कंसल्टेशन की जाएगी। सो अगर आप किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको CJI और उस स्टेट का गवर्नर के साथ कंसल्ट करना है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी और जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो CJI, गवर्नर और उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ये मुद्दा होता है। ये चीज़ें किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई हैं, ये चीज़ें बेसिकली आपको मालूम होगा, कई सारे केसेस हुए हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें एस्टैब्लिश हुई हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कोई मुद्दा आज से चलता नहीं आ रहा। ये ऑलमोस्ट 1980s 1970 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, जब से ये माना जाता है कि अपॉइंटमेंट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें कुल मिला के 3 केसेस हुए हैं, जिसमें हम पहले केस को बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, हम सेकेंड केस को बोलते हैं सेकेंड जजेस केस, और हम थर्ड केस को बोलते हैं थर्ड जजेस केसेस। ठीक है, तो ये 3 जजेस केस जो हैं, इन 3 जजेस केस के बाद जो भी फैसले सामने आए उसके आधार पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई। ठीक है, सो इन फैसलों की जब व्याख्या की जाती है तो यहाँ से ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर बेसिकली यही मिलती है टू सिलेक्ट, अपॉइंट एंड ट्रांसफर द जजेस फ्रॉम इट्स वर्डिक्ट्स इन द 3 जजेस केसेस। फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जजेस ट्रांसफर्स फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज। फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ अ जज कैन नॉट बी अ प्यूनिटिव मेजर, यानी कि आप किसी भी जज का तबादला ये सोच के नहीं कर सकते कि आप उसको सज़ा दे रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई जज सही से काम नहीं कर रहा, या फिर आपको लगता है कि कोई जज हमारे हक में काम नहीं कर रहा, तो हम उसको सज़ा के तौर पे तबादला कर देते हैं। ये चीज़ अलाउड नहीं है। ट्रांसफ़र कैन बी ऑर्डर्ड ओनली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वो जनहित के लिए हो तभी उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि अगर ये ट्रांसफ़र होने से जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सकता है। Thirdly, transfer can be ordered by the president only on the basis of concurrence of the CJI after effective consultation. So consultation के साथ इन्होंने concurrence word को भी साथ में जोड़ा हुआ है।
कि केवल कंसल्टेशन नहीं है, कंकरेंस भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट केवल उनसे एडवाइस लेंगे, प्रेसिडेंट की जो भी राय है और सीजीआई की राय है वो कंकर करनी चाहिए, यानी कि वो बराबर होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, तभी जाके ये वाली ट्रांसफ़र हो पाएगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि निकल कर आते हैं। ये तीनों पॉइंट्स के आधार पे लेकिन जो आपकी ट्रांसफर्स है वैसे नहीं हो रही हैं। इशू इन्वॉल्व क्या है इसमें? क्या है कि जो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की बार और इनफैक्ट कई सारे और बार एसोसिएशंस ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल की बात है ये, तब कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो बार हैज़ क्वेश्चन द ट्रांसफर एज वेल एज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो उन्होंने दोनों चीज़ों को क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो आपने जो तबादला किया है इसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए और ये भी बताइए कि यहाँ पे पारदर्शिता क्यों नहीं है, इतनी कमी क्यों है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, judges of High Court are not subordinate to the CJI and the Supreme Court collegium judges. Therefore, consent of judge should be required before transfer. ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कोलिजियम वाले ऑलमोस्ट इस तरीके से एक्ट करते हैं कि ये जो बाकी जजेस हैं ये हमारे अधीन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान ने ये बोला हुआ है कि हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ये सब बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको उसकी कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। थर्डली, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस होना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से तबादला किया गया ये बताया नहीं जाता, और ये आज आप देख लीजिए हमारी न्यायपालिका को एस्टैब्लिश हुए को कोई 70 साल नहीं हुए हैं। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 17 हम अगर पीछे जाते हैं 1773 से एस्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तब से लेके अभी तक हमने अभी तक इस चीज़ में पारदर्शिता नहीं लेकर आए हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस होना चाहिए विच ऑपरेट्स एज अ वैलिड रिस्ट्रेंट ऑन एनी पॉसिबल आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो जुडिशरी के पास कई तरह की शक्तियाँ होती हैं, जुडिशियल भी होती हैं, क्वासी जुडिशियल भी होती हैं, इवन जुडिशरी में क्लरिकल स्टाफ होता है जिसके पास कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। सो आपको रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, सेकेंडली जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, राइट। सो उसके बावजूद ये जो ट्रांसफ़र हुआ इसीलिए इसकी इतनी चर्चा रही। सो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस इन इंडिया, डू यू थिंक इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो आपको पहले बताना होगा, पहले प्रोसीजर, फिर आपको बताना होगा कि इश्यूज़ उसमें ये सब इश्यूज़ हैं, और फिर कंक्लूड यही करना होगा कि ट्रांसफ़र तभी होनी चाहिए जब ये सभी क्राइटेरिया मैच हो रहे हों। ठीक है, वो प्यूनिटिव मेजर नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और प्रेसिडेंट को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए विद द सीजेआई, और रीजंस की रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इस तरीके से आप इस इशू को अप्रोच कर सकते हैं। फाइनल टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको लेकर सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम तीनों टॉपिक्स में से रेट करें तो मैं कहूँगा कि ये वो वाला टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक दिस वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी सीरियसली। बात करते हैं आर्टिकल 131 की। चर्चा में क्यों था? देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट कानून हैं। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आई एम श्योर आपको इसके बारे में मालूम होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो इसको लेके केरल ने कुछ प्रॉब्लम जताई। इन्होंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जो है संवैधानिक तौर पे वैध नहीं है। सिमिलरली छत्तीसगढ़, एक और राज्य, उन्होंने NIA एक्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम जताई। उन्होंने कहा कि ये भी संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों कानून जो हैं ये पिछले साल पास किए गए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, और NIA भी पिछले साल जब कई सारे कानूनों में अमेंडमेंट्स लाई गई थी तब पास किया गया था। NIA एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है। NIA एक्ट में एक बड़ा संशोधन लाया गया था जिसके चलते कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई थी NIA में जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको। ठीक है, सो कई सारी पावर्स जो कि अभी तक DSP रैंक के इंसान के पास होती थी, वो वाली पावर्स इंस्पेक्टर रैंक के इंसान को दे दी गई थी। ठीक है, सो ये वाली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते ये दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। अब होता क्या है कि जब किसी भी राज्य को, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर एक्ट को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किस कानून के तहत कर सकते हैं? वहाँ पे आता है आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी राज्य को लगता है कि ये वाला कानून उसके लिए सही नहीं है या फिर उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी नहीं है, सो दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और इस पर्टिकुलर कानून को चैलेंज कर सकते हैं। सो इन्होंने आर्टिकल 131 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं। बिफोर दैट बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 131 क्या है? आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन,
ठीक है। एक होती है रिट जुरिस्डिक्शन, देन एक होती है आपके सामने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होती है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। सो ये सभी तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर। आर्टिकल 131 में प्रावधान दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये केवल ओरिजिनल ही नहीं है, ये एक्सक्लूसिव भी है। हम दोनों वर्ड्स का मतलब आपको अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि इस चीज़ में, कि इस जुरिस्डिक्शन में जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है वो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं उस केस को लेकर। सो फॉर एग्जांपल, इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे केसेस सुनती है। मान लीजिए कोई मुद्दा हो चुका है केंद्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में। मान लीजिए कोई मुद्दा हो चुका है केंद्रीय सरकार और एक राज्य एक साइड में है, ठीक है, और कुछ और राज्य दूसरी साइड में है। मान लीजिए मुद्दा हो चुका है एक या किसी दो राज्यों में। सो ये सभी जो चीज़ें हैं, इस केस में जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि इस केस में सेंटर और स्टेट में अगर कोई मुद्दा होता है, ऐसा नहीं कि वो पहले हाई कोर्ट जाएंगे या फिर पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, जी नहीं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रावधान दिया हुआ है। सेकेंड थिंग इज, ये ओरिजिनल के साथ साथ एक्सक्लूसिव भी है, यानी कि इसमें किसी और कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है दखलंदाजी करने की। ऐसे केसेस में इवन हाई कोर्ट कैन नॉट एंटर, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन एंटर। ये ओरिजिनल के साथ साथ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 131 में। क्लियर है। नाउ इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या वो केस असल में आर्टिकल 131 के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। सो अ डिस्प्यूट टू क्वालिफाई under Article 131 must involve a question of law or fact on which the existence of a legal right of the state or the center depends. ये चीज़ डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा कानून का सवाल इसमें आ चुका है, या फिर यहाँ पे और ऐसा सवाल है जिसके चलते एक स्टेट की लीगल राइट्स डिपेंड करती हैं या फिर सेंटर की लीगल राइट्स डिपेंड करती हैं, तो उस केस में यहाँ पे हम उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुनेंगे। क्लियर है। इस चीज़ से आपको क्या समझ आया कि एक चीज़ समझ आती है कि द पावर टू डिसाइड कि एक केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। क्लियर है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं, जहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की लागू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कोई डिस्प्यूट है इंटरस्टेट रिवर को लेके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होती है। या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि कोई निजी व्यक्ति है जो कि ये कहे कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करना है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है, उसको वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर वो अगर वहाँ से अपील होती है तो हाई कोर्ट जाएगा, और फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। द थिंग इज कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ पे जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। इवन अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा ट्रीटी है या अग्रीमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले से चलता आ रहा है, या फिर कहीं पर ये प्रॉपरली लिखा गया है कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाई नहीं करती है, सो वहाँ पर भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की लाई नहीं करेगी। क्लियर है। ये वाली चीज़ आपको समझनी होगी। खैर, जो मेरा पॉइंट था उसको ध्यान रखिए कि जो पावर है टू डिसाइड कि किसी भी केस को आर्टिकल 131 के तहत सुना जाएगा या नहीं, वो किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेकंड थिंग आपको समझना होगा, आई विल कम बैक टू दिस। सेकंड थिंग जो आपको समझना होगा वो ये है कि मान लीजिए सेंटर और स्टेट में, ऑब्वियसली सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, अगर मान लीजिए सेंटर को ये लगता है कि उसके कानूनों की पालना स्टेट नहीं कर रहा है, तो सेंटर के पास भी कुछ पावर्स दे रखी हैं। द सेंटर हैज़ द पावर्स टू इंश्योर दैट इट्स लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। वो क्या है? सेंटर यहाँ पे दिशा निर्देश दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है टू अ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। और सेंटर के पास ये वाली पावर भी है कि अगर स्टेट उसके दिशा निर्देशों को नहीं मानती है, द सेंटर कैन मूव द कोर्ट सीकिंग अ परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द स्टेट्स टू फोर्स देम टू कंप्लाई विद द लॉ। ठीक है। दो चीज़ें हमें समझ आती हैं कि एक तो जो बेसिकली पावर है वो किस किसके पास है। एक तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। सेकेंडली हमें ये चीज़ समझ आती है कि पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय सरकार के पास। ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें जो स्टेट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। अब आप सबसे पहले ये समझिए
कि आर्टिकल 131 को इंसर्ट क्यों किया गया था। आर्टिकल 131 को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंसर्ट ही इसलिए किया था बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, या फिर अगर हम कहें हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो क्वासी फेडरल है, राइट, जिसमें हमारा एक यूनियन है और उसके नीचे कई सारी स्टेट्स हैं। सो इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स आर नॉट अनकॉमन। उनको मालूम था कि ये आपसी सरकारों में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे, देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसे डिफरेंसेस आएंगे और इसीलिए ज्यूरिसडिक्शन को ऐड किया गया था टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेजोल्यूशन। और इसलिए भी ऐड किया गया था ताकि डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन हो सके। अनलाइक इंडिविजुअल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट कंप्लेन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बीइंग वायलेटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कल को ये कहे कि हमारा तुझे मौलिक अधिकार खराब हो रहा है अगर यूनियन गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया। वो नहीं है, जो मौलिक अधिकार है वो केवल इंडिविजुअल्स के पास है, लोगों के पास है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वाली ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड की गई थी। लेकिन हमने अभी क्या समझा कि इस पावर का इस्तेमाल या तो सुप्रीम कोर्ट करती है क्योंकि उसके पास पावर है ये बताने के लिए कि केस क्वालिफाई होता है नहीं होता, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इस चीज़ के तहत जो मैंने आपको अभी समझाया। सो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द स्टेट्स। और अगर आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को भी देखें तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे क्या कहती हैं, दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो 1978 का केस है जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इंडिया के बहुत ही फेमस जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं जस्टिस PN भगवती, इन्होंने यहाँ पे ये कहा, जस्टिस PN भगवती जो कि PIL के माने जाते हैं इन्वेंटर भारत में, ही हैड सेड that under Article 131 the state need not show that its legal right is violated but only that the dispute involves a legal question, ठीक है। तो इन्होंने तो ये कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट को ऐसा लगे कि हमारी लीगल राइट वायलेट हो रही है, कि हमारी जो कानूनन हक हैं उनका हनन हो रहा है, ये स्टेट को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। उनको तो केवल ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कानून को लेके एक कानूनन सवाल खड़ा होता है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। लेकिन 2011 में एक और केस होता है, स्टेट ऑफ MP वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपनी, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो हुई हैं, न्यायपालिका की जो व्याख्याएं हुई हैं, उसके अनुसार भी अगर हम चलते हैं तो ये चीज़ समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को लेके सर्टन नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। बिकॉज जो 1978 में कहा गया था वो ये था कि आर्टिकल 131 के तहत आप अप्रोच कर सकते हैं, फिर 2011 में कहा गया नहीं, आप आर्टिकल 32 के तहत अप्रोच कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बैठ नहीं रही हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 रिट्स का आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। और हमने आपको अभी भी बताया कि स्टेट के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स केवल लोगों के पास है, आप जैसे और मुझ जैसे लोगों के पास है फंडामेंटल राइट्स। स्टेट के पास कोई फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। सो मुद्दा यहाँ पे यही है कि आर्टिकल 131 का जो क्लैरिफिकेशन है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि कानून उसके हक में नहीं है, या फिर किसी भी कानून को लेकर लगता है कि एक सवाल खड़ा हो चुका है उनके पॉलिटी के या गवर्नेंस को लेके, सो उस केस में वो आखिरकार किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी गई है। तो ये क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, इसीलिए हमने इस चीज़ को अभी आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आने वाले सेट में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो अभी तो हमने बात की थी रिगार्डिंग द जुडिशरीज इश्यूज जो कि हमने इस साल देखे। अब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करेंगे नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।